दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक नई किताब जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति लेकर आए हैं, जो कि पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विकास और सरकार के अध्ययन के विभिन्न उपागम। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान की तरह तुलनात्मक राजनीति भी एक प्राचीन विधा है और प्राचीन काल में अरस्तु को भी इसका जनक माना जाता है, क्योंकि अरस्तु पहले विचारक हैं जिन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके सरकार का वर्गीकरण किया। लेकिन जिस रूप में आज हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं वह आधुनिक काल की देन है और यह वास्तविक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। 1908 में आर्थर बेंटले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये अति महत्वपूर्ण है कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थर बेंटले। में समूह का विचार दिया जो कि तुलनात्मक राजनीति का आधार बना। तुलनात्मक राजनीति वह है जिसमें एक प्रकार की राजनीतिक क्रिया की अन्य प्रकार की जो कि उसी के समान या भिन्न है का आपस में तुलना करके एक सामान्यीकरण बनाने का प्रयत्न किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे भौतिक, रसायन की तुलना करने के लिए हम प्रयोगशाला में जाते हैं, लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। जैसे भारत में राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए संसदीय या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में से क्या उचित हो, इसके लिए हम यह पता लगाएंगे कि प्रणाली कहाँ कहाँ प्रचलित है और यह किन किन तत्वों से प्रभावित होती है और तत्वों में परिवर्तन होने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि भारत में उपयुक्त तत्व विद्यमान है तो इसे हम अपना सकते हैं। तुलनात्मक शासन और राजनीति की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। प्रायः उन देशों की तुलना की जाती है जहां एक जैसे राजनीतिक ढांचे पाए जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे से भिन्न प्रणालियों के अंतर या समानता पर भी विचार कर सकते हैं। जैसे भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अंतर व समानता दोनों दिखाई पड़ रहा है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा करते हुए एडवर्ड फ्रीमैन ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। मैक्रिडिस के अनुसार हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही हैं। इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के लिए जो पद्धति प्रयास हुआ उसे तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों की संरचनाओं, लक्षण, कार्यविधि और क्षमताओं इत्यादि का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है।
जिससे राजनीति के बारे में कुछ सामान्य नियमों का पता लगाया जा सकता है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। यह क्वेश्चन बनता है कि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। क्यों जनक माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले थे। कुछ लोग तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर करते हैं। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना करनी चाहिए, जबकि तुलनात्मक शासन के अंतर्गत शासन के विभिन्न अंगों की तुलना करनी चाहिए। लेकिन आज यह विचार पुराना पड़ गया है। आज इसे तुलनात्मक राजनीति शासन कहा जाता है। जीन ब्लॉन्डेन के अनुसार तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति दोनों अलग अलग हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। इसके संबंध में निम्नलिखित दो विचारधारा प्रचलित हैं। नंबर 1, लंबात्मक या उद्ग्र तुलना। इसके अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण है। जैसे किसी संघात्मक व्यवस्था में संघ सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन अर्थात तुलनात्मक राजनीति विभिन्न सरकारों का लंबात्मक तुलना है। संघात्मक व्यवस्था में संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होती है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन इसलिए संभव नहीं दिखाई देता क्योंकि समानता कम, असमानता अधिक होती है। तीनों स्तर पर स्थापित सरकारों की शक्ति और आर्थिक स्थिति में अंतर है, इसलिए यह प्रकृति स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 2, क्षैतिज या अंतर्निहित तुलना। वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को जानने के लिए इसी को अपनाया गया है। इसके द्वारा एक ही देश में विभिन्न कालों में बनी राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच चल रही सरकारों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति को पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। यह अत्यधिक उपयोगी या प्रमाणित है और वर्तमान में यही स्वीकार्य है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अभी भी निर्माण की अवस्था में है और यह संक्रमण काल की स्थिति में है। इसका विषय क्षेत्र अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। जी.के. रॉबर्ट्स ने अपने एक नवीन लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ नहीं। इसके विषय क्षेत्र की समस्या पर प्रकाश डालते हुए हैरी एक्सटीन ने लिखा है कि सबसे अधिक आधारभूत बात तुलनात्मक राजनीति के बारे में यह है कि यह एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक विवाद है, क्योंकि संक्रमण की स्थिति में है। यह एक प्रकार से विश्लेषण शैली से दूसरे प्रकार की शैली में प्रस्थान कर रहा है। तुलनात्मक राजनीति के संबंध में निम्नलिखित 3 पक्षों का संकेत मिलता है। नंबर 1, राजनीतिक क्रियाकलाप
नंबर 2 राजनीतिक प्रक्रिया और नंबर 3 राजनीतिक सत्ता। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक है और दिन प्रतिदिन इसके क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यह अमेरिका या यूरोप की शासन प्रणाली तक सीमित था, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के राष्ट्र राज्य के रूप में उदय हो जाने से इसका काफ़ी विस्तार हो गया। इसके क्षेत्र को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 पश्चिमी, गैर पश्चिमी तथा साम्यवादी देशों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 2 राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन। नंबर 3 मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार और बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन। नंबर 4 राजनीतिक पद्धतियों पर आधारित मान्यताओं व मूल्यों का अध्ययन। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है। इसके द्वारा हम राजनीतिक सिद्धांतों को लागू करते हैं। उपर्युक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसकी परिभाषा प्रकृति व क्षेत्र को लेकर अत्यधिक विवाद है। इसके क्षेत्र को लेकर परंपरावादियों और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में मतभेद है। तुलनात्मक राजनीति के विकास को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। नंबर 1 द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का विकास। यह अरस्तु युग से प्रारंभ हुआ और अनेक उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आगे बढ़ी, लेकिन अभी भी यह संशय की अवस्था में है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यह अरस्तु युग, मैकियावेली युग और मॉन्टेस्क्यू नाम के युग से प्रचलित रही। नंबर 1 अरस्तु युग। इसे परंपरागत युग भी कहा जाता है और अरस्तु से ही तुलनात्मक राजनीति का जन्म माना जाता है। अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और आगमन पद्धति पर बल दिया। उन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह बताया कि राजनीतिक प्रणालियाँ अस्थिर क्यों होती हैं और एक ऐसी प्रणाली का विचार दिया जिसमें स्थिरता की संभावना है। अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि किसी विषय के बारे में हम विश्वसनीय ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनकी तुलना करके हम समझ न लें। अरस्तु ने कहा है कि हर शासन प्रणाली में उत्कृष्टता और निकृष्टता विद्यमान रहती है। जब शासक शासन प्रणाली का प्रयोग सामान्य हित में करता है तो वह उत्कृष्ट होती है, और जब शासन प्रणाली का प्रयोग अपने हित में करता है तो वह निकृष्ट होती है। उन्होंने यद्यपि कहा कि शासन प्रणाली 3 ही प्रकार की होती है और एक प्रकार की शासन प्रणाली दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली में बदलती रहती है, जैसे संख्या, उत्कृष्ट और निकृष्ट। राजतंत्र जो होता है एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र कहलाता। इसका उत्कृष्ट रूप राजतंत्र है और निकृष्ट रूप निरंकुश तंत्र, आततायी तंत्र या सम्मान तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन, इसका उत्कृष्ट रूप है कुलीन तंत्र, गुट तंत्र, वर्ग तंत्र और धनी तंत्र। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन, इसका उत्कृष्ट रूप है संवैधानिक तंत्र, मध्य वर्ग तंत्र, पॉलिटी, और इसका निकृष्ट रूप है भीड़ तंत्र। अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन माना।
अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में व्यक्त किया। नंबर 2, मैकियावेली युग। इसे पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। मैकियावेली पुनर्जागरण युग में पैदा हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन का नारा है, मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इस सिद्धांत के आधार पर मैकियावेली ने तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने भी ऐतिहासिक पद्धति या आगमन पद्धति पर बल दिया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिबी में शासन प्रणाली का वर्गीकरण करते हुए कहा है कि शासन प्रणाली को अपनाते समय मनुष्य के चरित्र को ध्यान में रखना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार जिस देश के लोग चरित्रवान या कर्तव्यपरायण हैं, वहाँ गणतंत्र श्रेष्ठ होता है, और जहाँ चरित्रहीन, स्वार्थी व भ्रष्ट हैं, वहाँ निरंकुश राजतंत्र श्रेष्ठ होता है। मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में किया है। नंबर 3, मॉन्टेस्क्यू युग। इसे बुद्धिवादी युग कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज तुलनात्मक अध्ययन का संपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विश्लेषण में सामाजिक अभियंत्रण पर बल दिया। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने संवैधानिक अभियंत्रण पर बल दिया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसे सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में अपनाया गया। मॉन्टेस्क्यू ने यह बताया कि किसी भी समाज में प्रचलित शासन प्रणाली व्यक्तियों के चरित्र के साथ निकट से जुड़ी होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तुलनात्मक राजनीति केवल यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित थी। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका भी राष्ट्र राज्य के रूप में उदित हुए, और साथ साथ विश्व में साम्यवाद का भी उदय हुआ। अतः इसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ। नंबर 1, राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। नंबर 2, शक्ति का फैलाव हुआ। नंबर 3, साम्यवाद का उदय हुआ। आमंड पावेल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के बारे में निम्नलिखित 4 बातें लिखी हैं। नंबर 1, यह संकीर्णता से निकलकर व्यापकता की ओर गई। नंबर 2, यह यथार्थवाद की खोज में संलग्न हुई। नंबर 3, सुनिश्चितता की खोज में लगी हुई है। नंबर 4, वैदिक व्यवस्था की खोज में लगी हुई है। नई नई शब्दावलियों का आविष्कार हुआ, जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण आदि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य के स्थान पर राजनीतिक संस्था के स्थान पर संरचना, कार्य के स्थान पर प्रकार्य और लोकमत के स्थान पर राजनीतिक संस्कृति जैसे शब्द का प्रयोग होने लगा। G.K. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति व्यापक क्षेत्र का संकेतक है। तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य। नंबर 1, दार्शनिक लक्ष्य। नंबर 2, वैज्ञानिक लक्ष्य। नंबर 3, व्यवहारिक उपयोग के गंतव्य। नंबर 4, शासन नीति के प्रयोग के लक्ष्य। तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं, यानी तुलनात्मक राजनीति की कौन कौन सी समस्या हैं, जैसे नंबर 1,
प्रत्ययों की रचना एवं परिभाषा का निर्धारण। नंबर 2, अमूर्तीकरण के स्तर का एवं वर्गीकरण। नंबर 3, तथ्य एकत्रीकरण की समस्या। नंबर 4, मानकों, संस्थाओं एवं व्यवहार में अंतः संबंध की समस्या। तुलनात्मक राजनीति के उपागम। उपागम को जानने से पूर्व पद्धति को जानना आवश्यक है। पद्धति अन्वेषण की वह तकनीक है जिसके माध्यम से किसी विषय के बारे में हम एक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात पद्धति किसी कार्य को करने के विशेष ढंग को व्यक्त करता है। पद्धतियों के अंतर्गत आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, संस्थात्मक पद्धति आदि आता है। उपागम के अंतर्गत किसी घटना की विस्तृत जानकारी के लिए न केवल उपर्युक्त पद्धति का चयन किया जाता है, बल्कि अध्ययन की केंद्रीय समस्या का अध्ययन भी किया जाता है। उपागम बराबर पद्धति धन केंद्रीय समस्या। तुलनात्मक राजनीति के उपागम को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, परंपरागत उपागम। परंपरागत उपागम के अंतर्गत राजनीति का विश्लेषण एक स्वायत्त विषय के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाया और इतिहास, कानून तथा समाजशास्त्र पर आश्रित है। उसे सही तौर पर राजनीति विज्ञान के रूप में विकसित होने का अवसर नहीं मिला, जबकि आधुनिक उपागम के विकास से राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में मान्यता अवश्य मिली। परंपरागत उपागम के अंतर्गत ऐतिहासिक उपागम, कानूनी औपचारिक उपागम और संस्थात्मक उपागम को विशेष रूप से रखा गया है। ऐतिहासिक उपागम, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों की शासन प्रणालियों का ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना करते हैं और यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इसकी त्रुटियों के निवारण के लिए हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए। इसके समर्थकों में मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, डी टॉकविले और सर हेनरी मैन का नाम आता है। यदि हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या चीन के वर्तमान राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी आवश्यक है। ऐतिहासिक उपागम की जानकारी के बिना आधुनिक उपागम को भी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। जैसे आधुनिक उपागम के समर्थक देश की राजनीति के विश्लेषण के लिए वहाँ की राजनीतिक संस्कृति की जानकारी आवश्यक है। नंबर 2, कानूनी औपचारिक उपागम। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न देशों में प्रचलित संविधानों के आधार पर वहाँ की शासन प्रणालियों के संगठनात्मक ढांचों, शासन के अंगों की कानूनी शक्तियों और उनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इस उपागम के समर्थक डायसी, लॉर्ड ब्राइस, फाइनर तथा के.सी. हुइयर आदि हैं। किसी देश का संवैधानिक कानून उस देश की आंतरिक राजनीति को व्यक्त करता है। यदि हम भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें भारत के संविधान की जानकारी आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि कानूनी औपचारिक उपागम तुलनात्मक राजनीति को समझने में हमारी मदद करता है। नंबर 3, संस्थागत उपागम। जहाँ कानूनी औपचारिक उपागम के अंतर्गत केवल संविधान के आधार पर या शासन के अंगों के आधार पर विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, वहीं इसके अंतर्गत
संस्थाओं के संगठन के आधार पर विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था के उदय के कारण से जो राजनीतिक स्थिरता पैदा हुई है, उसके लिए अध्यक्षीय या संसदीय में से क्या अपनाना चाहिए, इसका निर्णय करना संस्थात्मक उपागम के बिना संभव नहीं है। R.C. मैक्रिडिस ने तुलनात्मक राजनीति परंपरागत उपागम की कमियों को निम्नलिखित प्रकार से इंगित किया है। नंबर 1, इसमें तुलनात्मक दृष्टि का अभाव है। नंबर 2, यह वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक नहीं। नंबर 3, इसका दृष्टिकोण संकुचित है। नंबर 4, इसमें गतिशील तत्वों का अभाव है। आधुनिक उपागम, इसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके समर्थकों में ब्लांडेल, एक्सटीन, आमंड तथा रॉबर्ट डहल का नाम आता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तुलनात्मक अध्ययन का क्षेत्र वर्णनात्मक की जगह विश्लेषणात्मक हो गया है। नंबर 2, यह शासन के साथ राजनीति का, सरकार व राज्य के साथ साथ व्यवहार का क्षेत्र बन गया। नंबर 3, यह राजनीतिक प्रणालियों के कानूनी आधार के पीछे सामाजिक संदर्भ को अधिक महत्व देता है। नंबर 4, आधुनिक दृष्टिकोण पश्चिमी विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों की समस्याओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। नंबर 5, आधुनिक उपागम अंतः अनुशासनात्मक पहलू को भी अधिक महत्व देता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की निम्न 2 धारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली राजनीतिक प्रणाली के साथ और दूसरी आर्थिक व सामाजिक प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1, राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत राजनीति को सामाजिक पर्यावरण का अंग मान लिया जाता है और उसमें आने वाले आगत तत्वों और इसमें पैदा होने वाली निर्गत तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसी आधार पर निम्नलिखित 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। नंबर 1, डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत या प्रणाली सिद्धांत। नंबर 2, गैब्रियल आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ध्यान रहे कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत का ही विकसित रूप है। सभ्य समाज के लिए ऐसा सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने का श्रेय प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक टालमोट पार्सन को जाता है। इसके बाद आमंड ने राजनीतिक विश्लेषण के लिए इस उपागम का सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया। दूसरा आगम सामाजिक व आर्थिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, राजनीतिक आर्थिक उपागम। नंबर 2, राजनीतिक समाजशास्त्रीय उपागम। और नंबर 3, राजनीतिक और आर्थिक उपागम। राजनीतिक और आर्थिक उपागम, इस उपागम के अंतर्गत राजनीति और अर्थव्यवस्था के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को समझने या समझाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को समझना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक कारक राजनीतिक व्यवस्था की सफलता या असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस उपागम के विश्लेषण के निम्नलिखित 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। नंबर 1, उदारवादी विश्लेषण। एडम स्मिथ को राजनीतिक अर्थशास्त्र के उदारवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। एडम स्मिथ ने वाणिज्य और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक बताया।
इस उपागम के विकास में एंथनी डाउन्स, जी बुकनैन, जी टर्लॉक का नाम प्रमुख है। नंबर 2, मार्क्सवादी विश्लेषण। मार्क्सवाद के अनुसार वर्तमान युग में व्यापार व वाणिज्य मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ऐसी वर्ग संरचना को जन्म देता है जिसमें श्रमिक वर्ग पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। अतः स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए पूंजीवादी वर्ग संरचना को ध्वस्त करना जरूरी है। नव मार्क्सवादी केंद्र परिध मॉडल या पराश्रितता सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अर्थात पूंजीवादी देश केंद्र पर और विकासशील देश परिधि पर है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आड़ में तीसरी दुनिया के देशों पर पूंजीवादी देशों का प्रभुत्व बना हुआ है। इस प्रभुत्व की प्रकृति का विश्लेषण और उसकी समाप्ति का उपाय ढूंढना मार्क्सवादी राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है। नंबर खा राजनीतिक समाजशास्त्री उपागम। इसके अनुसार राजनीतिक क्रियाकलाप सामाजिक संरचना पर आधारित होते हैं, अर्थात राज्य शक्ति का आधार समाज होता है। आधार जितना ही मजबूत होगा, संरचना उतनी ही मजबूत होगी। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, राज्य की रचना में समाज के विभिन्न तत्वों की भूमिका होती है। नंबर 2, राज्य शक्ति का प्रयोग किन हाथों में है? इन प्रश्नों का उत्तर सामाजिक तत्वों की भागीदारी के फलस्वरूप समझा जा सकता है। राज्य शक्ति के प्रभाव पर पड़ने वाले को भी सामाजिक दृष्टि से ही समझा जा सकता है। नंबर 3, राज्य की नीतियों एवं निर्णयों में सामाजिक पहलू स्पष्ट दिखाई देता है। सामाजिक अभिजन यानी विशिष्ट वर्ग समाज के प्रभुत्वकारी शक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम था तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विकास और सरकार के अध्ययन के विभिन्न उपागम, समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।